Hello, dear students. Good morning. My name is Muharram Ansari. I am your English teacher. हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को जितना सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हो समझा सकें। हम लोग कल इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़े थे, द चेटियर्स क्लेवर सन। इसमें हम लोग कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं, कुछ एक समरी के तौर पे। इसमें है कि बहुत साल पहले पौंडीचेरी, जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के पौंडीचेरी में एक गांव था। वहाँ पे बहुत साल पहले एक बहुत ही अमीर व्यापारी खानदान रहता था, एक परिवार रहता था जिनको चेटियार कहते थे। अब ये जितने भी चेटियर्स थे, ये चेटियर फेमस थे इनके बुद्धि को लेकर के। ये बहुत सुप्रसिद्ध थे, विख्यात थे इनकी बुद्धि को लेकर के, इनके इंटेलिजेंस को लेकर के। चेटियर के पास एक बेटा था जो बहुत चालाक था, हालांकि देखने में बहुत फनी टाइप का था। उसके यहाँ पे कुछ बाल के गुच्छे थे और वो दिखने में बड़ी मजाकिया टाइप का लगता था, देखने में बहुत बेवकूफ़ लगता था। यहाँ तक कि उसके पड़ोसी भी उस चेटियर के बेटे को बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन था वो बहुत चालाक। और जो भी वह चेटियर का बेटा काम करता था, उसके पीछे कोई एक ठोस वजह हुआ करती थी, कोई एक कारण हुआ करता था। अब चेटियर के जो पड़ोसी थे, वह उस चेटियर के बेटे को, जिसके सिर पे गुच्छा था बाल का थोड़ा सा, जो बहुत फनी टाइप का लगता था, उसे मूर्ख समझते थे लोग। और चेटियर के पड़ोस में भी एक लड़का था जो पागल था, जो मूर्ख था। और चेटियर के जो पड़ोस में जो बच्चा था, जो मूर्ख था, उसके पेरेंट्स उसे फ्री छोड़ देते थे। वह बच्चा जो चेटियर के पड़ोस में रहता था, जो पागल था, एक तरह से मूर्ख था, उसको जिस चीज़ को करने में खुशी मिलती थी, हैप्पीनेस मिलता था, वह इंजॉय करता था, उस काम को करने में उसके माता पिता छोड़ देते थे। उसके बाद आगे इसमें कह रहा है कि जब आसमान में सूर्य, सन जो है, ऊंची हो जाती थी, मतलब कि जब दिन का बहुत उजाला होता था, तो वह जो है, वह लड़का क्रेजीएस्ट, मतलब बिल्कुल पागलपन सा काम करता था, बिल्कुल पागल की तरह काम करता था, बिहेव करता था। और उसके पेरेंट जो है, उस बच्चे को, किस बच्चे को, वह चेटियर के पड़ोस में जो बच्चा रहता था, जो मूर्ख था, जो पागल टाइप का था, वह पागलपन करता था, कुछ उल्टा सीधा काम करता था, लोगों को सताता था, परेशान करता था, लेकिन उसको उसके माँ बाप नहीं रोकते थे, उसे करने देते थे जिसमें उसकी खुशी हो, जिसमें उसको प्रसन्नता मिले, जिसमें उसकी दिल को जो है तसल्ली मिले, सुकून मिले, उसे वो काम करने दिया जाता था। और उस मूर्ख का, चेटियर का जो पड़ोस में एक लड़का रहता था जो मूर्ख था, उसका काम ये था, उसका जो पास टाइम था, यहाँ पे पास टाइम का मतलब है खाली समय, जब आपके पास कोई काम ना हो, वो उस समय, पास टाइम का मतलब हॉबी भी होता है। हॉबी का मतलब जो आप अपने मेन काम से हट करके, माने जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट हो, तो वह काम वह करता था। और वो कौन सा काम करता था, तो वो चेटियर के जो दुकान पे जो कस्टमर्स आते थे, उनके ऊपर वो पत्थर मारता था। क्या मारता था? पत्थर मारता था। और उसके पेरेंट, जब वो पत्थर मारता था बच्चा चेटियर के दुकान पे आए हुए ग्राहकों पे, तो पत्थर मारने पे उस पागल बच्चे को, उस मूर्ख बच्चे को, उसके माँ बाप कुछ नहीं कहते थे। वह जस्ट चेटियर के ग्राहकों की तरफ देखते थे और उसके बाद जो है कुछ नहीं बोलते थे।
क्या नहीं करते थे, कुछ नहीं बोलते थे, बल्कि हल्का मुस्कुराते थे, कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, जो काम कर रहा है इसे करने दिया जाए। अगर कस्टमर या फिर चेटियर खुद या उसके कस्टमर के ऊपर चूँकि ये पत्थर फेंकता था, तो ये लोग कंप्लेन करते थे उस बच्चे के माँ बाप से, तो वह इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं देते थे। अब बल्कि वह बच्चा को जब कंप्लेन किया जाता था कि पत्थर तुम क्यों फेंक रहे हो, जब उसके तरफ ये लोग देखता था तो वह बच्चा चकल्ड का मतलब मुंह दाब के उसे हंसता था और रुकता नहीं था, बल्कि थोड़ा सा और पत्थर फेंकता था। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि चेटियर के दुकान पे आने वाले जो ग्राहक थे उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो गई, वो घटते चले गए, क्योंकि उनके दुकान पे आने, चेटियर के दुकान पे आने पे वह बच्चा, मूर्ख बच्चा पत्थर मारता था, किसी का सर फट सकता है। इसी वजह से धीरे धीरे उसके दुकान पे जो ग्राहक आने वाले थे वह धीरे धीरे ग्राहक कम होते चले गए। नंबर ऑफ कस्टमर्स वाज डिक्रीजिंग, धीरे धीरे वो चीज़ें घटने लगी और उसका बिजनेस धीरे धीरे चौपट होने लगा। कोई भी ये नहीं चाहता था कि वो उसकी दुकान पर जाए या कोई उसे पत्थर मारे, कोई भी ग्राहक नहीं चाहेगा। वो जा रहा है दुकान पर, कोई सामान खरीद रहा है और वहाँ पे अगर उसको किसी और चीज़ तरह की परेशानी अगर होती है तो क्यों वहाँ जाएगा, किसी और दुकान से खरीद लेगा। बेचारा चेटियर, द पुअर चेटियर, यहाँ पे पुअर चेटियर मतलब बेचारा जो चेटियर था वो बहुत अनहैप्पी था, बहुत नाखुश था, बहुत परेशान था। अपने ड्विंडलिंग कस्टमर्स मतलब जो उसकी जो ग्राहकों की संख्या थी वह धीरे धीरे कम हो रही थी, तो उस चीज़ को लेकर के यह चेटियर बहुत परेशान था, नाखुश था कि कैसे मेरा बिजनेस चलेगा और कैसे हम सरवाइव करेंगे। कई बार ऐसे होता था, हाँ, कस्टमर जो थे वह चेटियर के साथ बिजनेस करना चाहते थे, चेटियर में कोई फॉल्ट नहीं था, चेटियर वाज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, हिज बिहेवियर वाज वेरी गुड, फाइन, बट इसके बावजूद वो लोग नहीं जा रहे थे, ग्राहक कम होता जा रहा था, क्योंकि वह बच्चा जो है पत्थर मारता था, वह बच्चा पड़ोस में रहता था, पड़ोस का बच्चा था वो, इसीलिए जो है बार बार पत्थर मारने की वजह से ग्राहक कम होती चली गई। और एक बार वह चेटियर जो है उस मूर्ख बच्चे के माँ बाप के पास जाता है और वह माँ बाप जो अपने बच्चे के इस पागलपन को, इस मूर्खता को करते हुए अनदेखा कर देते थे कि कोई बात नहीं, करने दो इसे, उस माँ बाप से यह चेटियर जाता है कंप्लेन करने के लिए और कहता है कि देखिए, आप अपने बेटे को, प्लीज़ आस्क योर सन नॉट टू थ्रो स्टोन्स एट माई कस्टमर्स, प्लीज़ कृपया करके आप अपने बेटे को समझा लीजिए, मना कर लीजिए कि हमारे ग्राहकों पे पत्थर ना फेंके। लेकिन उस बच्चे के माँ बाप ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई तवज्जो नहीं दिया, कोई खास उस की बातों को सीरियस नहीं लिया, जाने दीजिए, बेटा है मेरा, कर रहा है, करने दीजिए उसको जिसमें खुशी है। लेकिन यहाँ पे कस्टमर तो घटता जा रहा था। अब चेटियर जो है गांव के मुखिया के पास जाता है और गांव का मुखिया के पास जा कर के ये सारी बातें बताता है कि हम दुकानदार हैं, हमारे पास, हम बिजनेसमैन हैं, हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, बगल में पड़ोस में एक लड़का है, वह पत्थर मारता है, बेवकूफ़ी करता है, पागलपन करता है, उसके माँ बाप उसको जो है इनकरेज करते हैं, मना करने के बजाय इनकरेज करते हैं। हम जाके उनके माँ बाप से, उस बच्चे के माँ बाप से कंप्लेन भी किए हैं, तो मेरी बात को कोई खास तवज्जो नहीं दिए हैं। इस तरह से मेरा बिजनेस तो चौपट हो जाएगा, मेरा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, हम कैसे रहेंगे, मेरा कैसे बाल बच्चे का हम परवरिश करेंगे। अब बट द हेडमैन ओनली सेड, लेकिन हेडमैन जो गांव का मुखिया था इस कंप्लेन को सुन करके क्या कहा कि अरे कुछ नहीं, वो बच्चा पागल है, दिस इज द एक्ट ऑफ अ मैड बॉय एंड ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अरे वो पागल बच्चा है और ऐसे काम के लिए हम उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उसको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। यू मस्ट फॉरगिव हिम
एंड कैरी ऑन योर बिजनेस एज बेस्ट एज यू कैन। और उसने क्या कहा कि खैर उसे भूल जाओ, उसे माफ़ कर दो, आप अपना जो बिजनेस जैसे कर रहे हैं वैसे आराम से अपना बिजनेस कीजिए, जितना बेहतर से, एज बेस्ट एज यू कैन, जितना बेहतर तरीके से, जितना अच्छे तरीके से आप व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आप कीजिए। वो पागल बच्चे को आप इग्नोर कीजिए, छोड़ दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए। अब देयर वॉज नथिंग द चेटियार कुड डू, सो ही वेंट होम डिसहार्टेंड। अब बेचारा वह चेटियार कुछ कर भी नहीं सकता था, मुखिया जी थे। अब वो बेचारे के पास कोई और चारा नहीं बचा, वो बेचारा घर चला गया, डिसहार्टेंड, निराश होकर के वह बेचारा घर चला गया। उसके बाद क्या होता है कि चेटियर का बेटा, वह who had heard the headman's verdict was very upset to see his father so unhappy and decided to take the matter in his own hands। जब चेटियर का बेटा, जो बहुत चालाक था, जिसके फनी टाइप के बाल थे, गुच्छा टाइप का, जिसको देखने में बड़ी लोगों को हंसी आती थी, फनी कैरेक्टर टाइप का था, लेकिन था चालाक, उसने अपने पिताजी की इन सारी बातों को सुना। उसने वर्डिक्ट मतलब जजमेंट, निर्णय जो मुखिया ने सुनाया था उसको भी उसने सुना, और उसके बाद कहा कि नहीं, ना पिताजी कुछ करेंगे और ना मुखिया जी कुछ करेंगे, अब हम ही कुछ करेंगे। अब उसने क्या किया, इस मैटर को अपने हाथ में लिए, कहा कि नहीं, अब हम इस प्रॉब्लम का सल्यूशन अब हम ही निकालेंगे। अगले सुबह में क्या होता है कि जब उसके फादर यानी चेटियर जो है दुकान खोलते हैं, तो उनका जो चालाक बेटा था वह दुकान के बाहर खड़ा हो जाता है, और दुकान के बाहर खड़ा होता है, और जहाँ से पत्थर आता है, जी वो पड़ोस से का जो बच्चा है जो पड़ोस में रहता है और जो पत्थर वहाँ से मारता है, वह उस घर के सामने फेस करके, या चेटियर का बेटा, उसके फादर दुकान खोल दिए, उसी दुकान के सामने खड़ा हो जाता है, और इसका मुंह जो है उस पड़ोस के जो बच्चे हैं जो पत्थर मारता उसके घर के सामने इसका मुंह करके ये खड़ा हो जाता है दुकान के सामने, कि देखो कैसे पत्थर मारता है, हम भी देखते हैं। आगे फिर क्या होता है कि whenever the fool hurled a stone he caught it and kept it। अब जब भी वह बच्चा पत्थर मारता था, या चेटियर का बेटा उसको उठा करके अपने पास रख लेता था। केप्ट इट, कीप, केप्ट। उसी तरह से आपका है कैच, कॉट, कॉट। कैच मतलब पकड़ना, तो उसी का वर्ब टू है कैच, कॉट, कॉट। और कीप, केप्ट, केप्ट, कीप रखना, तो उसी का V2 है केप्ट, तो वह रख लेता था। और सो अलर्ट ही वाज दैट ही डिडंट मिस इवन अ सिंगल वन। और वह इतनी बारीकी से, इतना ध्यान से वहाँ पे था कि एक भी पत्थर को वो मिस नहीं किया। जो भी पत्थर मारा वह बच्चा या चेटियर का बेटा उसे उठा करके उसे चुपचाप रख लेता था। एक एक पत्थर को इसने चुन के अपने पास रख लिया। शाम के वक्त जब सारे कस्टमर चले गए, उसके फादर ने, चेटियर ने दुकान बंद की, और उस चेटियर का जो बेटा था उसने क्या किया, सारे पत्थर को इकट्ठा किया और उस सारे पत्थर को लेके घर चला गया। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन ऐसे ही दिन कुछ बीतता चला गया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, ऐसे करके कुछ समय बीतता चला गया। और चेटियर का जो बेटा था बस वो आता था, पत्थर वो फेंकता था, और ये चेटियर का बेटा उसे उठा के अपने पास चुपचाप उसे रख लेता था। एक एक पत्थर को चुन के रख लेता था, फिर घर लेकर के चले जाता था। और वह जब पत्थर चुनता था, वह जब पत्थर मारता था, वो पड़ोस का बच्चा पत्थर मारता था, और चेटियर का बेटा इस बात को लेकर के बहुत ही होशियार रहता था कि वह पत्थर ग्राहकों को ना लगे, ग्राहकों को चोट नहीं पहुंचाए। और वह हर शाम दिन भर पत्थर को कलेक्ट करता था, चेटियर का बेटा, और उस पत्थर को शाम में घर लेके चला जाता था। अब एक दिन की बात है, वह बच्चा जो पड़ोस में था, जो पत्थर मारता था, वह अपने घर से बाहर आया और ग्रीनिंग, यहाँ पे GRINNING,
फ्रॉम ईयर टू, ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब है पूरा, जैसे हमारे यहाँ के लैंग्वेज में कहा जाता है, थोड़ा सा रफ लैंग्वेज है कि मुंह चियार के हंसना, मतलब पूरा यहाँ तक हंसना। तो ईयर टू ईयर मतलब इतना हंसना कि मुंह जो है पूरा ऐसे हो, यहाँ तक हो। तो पूरा बहुत खुश था, घर से बाहर आया। एक दिन होता है कि वो मूर्ख बच्चा जो पत्थर ये करता था, तो वह क्या हुआ कि घर से बाहर आता, बहुत हंस रहा था, पूरा खुश था, यहाँ तक हंसी जो है उसी को कहते हैं कि ग्रीनिंग, माने ऐसी हंसी, कोई व्यक्ति का ऐसा हंसना जो पूरा ऐसे, पूरा उसके दोनों कान तक जाए। मतलब ये एक सेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत खुश होकर के, आप पूरा खुश होकर के हंस रहे हैं। He threw a packet and disappeared into his house. वह मूर्ख बच्चा जो आज तक पत्थर फेंकता था, एक दिन अपने घर से, कई दिनों बाद अपने घर से बाहर आता है, एक थैला रहता है, उस थैला को क्या करता है, उस दुकान के पास फेंकता है। चेटियर का बेटा वहाँ रहता है, वह चेटियर का बेटा वो थैला को उठा कर रख लेता है। ठीक, आगे इसमें कह रहा है चेटियर का बेटा उस पैकेट को उठाता है और उसे खोलता है। वो जो फेंकता है ना पैकेट, मूर्ख बच्चा आज तक स्टोन फेंकता था, लेकिन इस आज जो है बहुत दिनों से ये प्रक्रिया चलती आ रही थी, लेकिन आज वो स्टोन नहीं फेंका, आज एक झोला फेंका। और वह झोला फेंका, एक बैग था, तो चेटियर का बेटा उसे उठा लाया और उठा करके उसे खोला, खोल के देखा तो ये चेटियर का बेटा बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि उस झोला में इस बार पत्थर नहीं थे, ज्वेलरी थे, आभूषण थे, जिसे गहना कहते हैं। ज्वेलरी समझते हैं, आँख का, नाक, ये सब पहनने के लिए जो गोल्ड का होता है, जो सिल्वर का होता है, यही सब ज्वेलरी उस बैग में था। चेटियर का बेटा खोला, देखा तो बड़ी ताज्जुब हुआ कि अरे ये पत्थर के बजाय ये क्या चीज़ है। अब देखिए उसमें क्या क्या था, गोल्ड ईयररिंग्स जो है कान में पहनने वाला, वो गोल्ड का था, सोना का कान में पहनने वाला था। नेकलेस था, नेकलेस तो ये होता है, नेकलेस था सोना का, या नेकलेस का हार हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, डायमंड का हार भी हो सकता है, नेकलेस है। नोज स्टड्स जो होता है वह बहुत तरह का होता है। एक नाक में पहनने वाला, एक होता है इतना बड़ा, कांटे की तरह एक छोटा सा होता है, वो नाक में, जिसको नोज पिन कहते हैं। एक नोज रिंग होता है, और वो अलग अलग शेप का होता है। अलग अलग शेप का मतलब कि वह एल शेप हो सकता है, गोल हो सकता है, वह ऐसे सीधा हो सकता है, छोटा सा, किसी भी तरह का होता है, जिसको नाक में पहना जाता है। नथुनी भी कहते हैं जिसको, नथुनी, नाक में जो पहना जाता है। ग्लिटर मतलब चमका, अब आभूषण है तो रोशनी पे वो तो चमकेगा। इन द ब्राइट सन, चूँकि दिन के उजाला था, वह बैग खोला तो ये जितने ज्वेलरी थे, सूर्य की रोशनी की वजह से ये चमके, बहुत ब्राइट चमक उठी उसमें से। चेटियर का बेटा जो है उस पैकेट को भी लिया, उठा लिया उसे ले करके, एंड हाइड, HIDE, हाइड मतलब छुपाना, उसी का V2 है। हाइड, हीड, HID V2 है, वर्ब का दूसरा रूप है। हाइड पहला रूप है, HID हीड दूसरा रूप है, जिसका मतलब छुपाया। और तीसरा होता है हाइड, हीड, हिडन। ओके, तो यहाँ पे क्या, एंड हीड इट इन अ बैग ऑफ राइस, और उस ज्वेलरी का जो आभूषण का जो वो झोला था, उसे उसने चावल के बोरी में उसे छुपा दिया। और उसके बाद वह दुकान में गया, उसे छुपा करके वो आ गया बाहर, और फिर वो अपना पोजीशन ले लिया। मतलब फिर वो बाहर आ करके वैसे ही अपने चेटियर जो उसके फादर थे, वो अपने फादर की दुकान के सामने आके खड़ा हो जाता है। मतलब ये कि वो जो झोला फेंका रहता है बच्चा, मूर्ख बच्चा, वह चेटियर का बेटा उठाता है, उसे खोलता है, उसमें देखता है कि उसमें ज्वेलरी है, उसमें डायमंड के नेकलेस भी है। डायमंड के नेकलेस हैं ये तो नहीं लिखा है, लेकिन नेकलेस हैं, वो ज्वेलरी रहता है, बहुत महंगा रहता है। वो देखता है, बहुत सरप्राइज होता है, और उसको ला करके वो अपने पिताजी के दुकान में जाता है। वहाँ पे चावल की बोरी होती है, वो उसमें छुपा के फिर बाहर आता है, और वही पोजीशन पे आके खड़ा हो जाता है। और उसका फेस किधर रहता है, उस मूर्ख बच्चे के, उस पड़ोस में जो रहने वाला मूर्ख बच्चा है, उसके घर के सामने फिर वो खड़ा हो जाता है कि शायद फिर पत्थर न मारे, पत्थर मारेगा तो मेरे ग्राहकों को लग जाएगा, इसलिए वो पत्थर मारेगा तो हम रोक लेंगे उसको, मेरे ग्राहकों को नहीं लगेगा। आगे इसमें
क्या होता है। अब उसके बाद जो है, जैसे ही ऐसा करता है वो झोला फेंक देता है, उसके पेरेंट्स, उस मूर्ख बच्चे के पेरेंट्स रशिंग रश का मतलब RUSH, रश का मतलब होता है भीड़ इकट्ठा, लेकिन वैसा भीड़ जहाँ पे सब लोग तेजी में हो। यहाँ पे रश का मतलब कि दौड़ते हुए आना, यहाँ पे रश का मतलब होता है दौड़ते हुए आना। आप लोग रेडियो मिर्ची वगैरह पे सुनते होंगे कि आप अगर अशोक राजपथ में जाएंगे तो अभी आपको रश मिलेगा। गैदरिंग का मतलब भी इकट्ठा होता है, क्राउड का मतलब भीड़ होता है, रश का मतलब एक तरह का भीड़ होता है। लेकिन रश का मतलब वैसा भीड़ जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर के रुके नहीं हैं, भीड़ है लेकिन एवरीवन इज इन अ मूवमेंट पोजीशन, हर कोई चल रहा है, भीड़ है, धीरे धीरे जा रहा है, सब लोग तेजी में है एक दूसरे से, मतलब वो रुक नहीं रहा, भीड़ बहुत है और सब लोग जा रहा है। रश उसी को कहते हैं कि सब लोग वहाँ पर रुका नहीं है, भीड़ है और वो लोग आ रहा है, जा रहा है, उसको रश कहते हैं। और यहाँ पे रश का मतलब हो जाएगा कि जैसे वो बच्चा झोला फेंका, उसके माँ बाप घर में देखे होंगे, नहीं होगा, देखा होगा कि अच्छा मेरा बेटा जो है झोला फेंका है बाहर, अब वो घर से बाहर दौड़ते हुए आए, चिल्लाते हुए आए, रशिंग टुवर्ड्स TOWARDS, टुवर्ड्स का मतलब की ओर, भागते हुए घर से बाहर की तरफ दौड़ते हुए आए और आ करके उस मूर्ख बच्चे की माँ चेटियर के बेटे से कहती कि मेरा बैग वापस करो। तो वो चेटियर का बेटा कहता है, इनोसेंट लोग, मतलब बहुत ही ऐसा, चेटियर का बेटा ऐसे बिहेव करता मानो कि उसको कुछ पता ही नहीं हो, हालांकि झोला वहीं छुपाया रहता है। तो उस चेटियर के बेटा से उस मूर्ख की माँ जब आके कहती है कि वो जो झोला फेंका है, जो आभूषण का वो जो बैग फेंका है, वो मुझे वापस दो। तो चेटियर का बेटा कहता है कौन सा झोला, कैसा झोला, हमको कोई झोला नहीं मिला है। अब आगे इसमें क्या होता है, वो कह रहा है कि नहीं मुझे झोला कोई नहीं मिला, मैं तो महज जो है आपका बेटा वो पत्थर फेंकता, हम पत्थर फेंकता, हम उसको रोकते हैं ताकि मेरे ग्राहकों को न लगे, और हम उसको जो है अपने एक जगह इकट्ठा करते फिर शाम में लेके जाते हैं, और तो कोई मेरे पास कोई बैग नहीं है। कह रहा है कि हाँ आपको अगर चाहिए तो हमने वो सारा पत्थर इकट्ठा किया है, मेरे पास सैकड़ों हजारों पत्थर हैं, परहैप्स यू वुड लाइक टू टेक सम ऑफ दोज बैग, अगर आप चाहें, शायद आपको पसंद हो, तो हम उस पत्थर में से आपको कुछ दे दे जो आपके बेटा हमको हमारे ग्राहकों पर फेंका करता था। लेकिन ज्वेलरी का ऐसा कोई बैग तो हमको नहीं मिला। यह चेटियर का बेटा उस मूर्ख बच्चे की माँ से कह रहा है नहीं हमको कोई ये नहीं मिला, ऐसा बिहेव कर रहा था मानो कि इसने उस बैग को छुपाया ना हो, इसे बैग वो मिला ही नहीं हो। फिर वो स्क्रीम्ड यहाँ पे कर रही है, माई सन थ्रू माई ज्वेल्स आउट, स्क्रीम द नेबर्स वाइफ, उस पड़ोस की वाइफ, पड़ोस में जो रहती थी, उस बच्चे की माँ ने। स्क्रीम्ड का मतलब क्या होता है, जैसे झगड़ा में आदमी चिल्लाता रहे कि नहीं हम मेरा झोला दो, हम देखें कि तुम्हारे पास झोला है, इस तरह से स्क्रीम करना मतलब चिल्लाना, गुस्से में आग बबूला होकर के किसी पर चिल्लाना। लगते आप मारते नहीं है, लेकिन आप बहुत उस पर गुस्सा होता, चिल्लाते कि नहीं मेरा सामान है, वो मेरा झोला दो, मेरा झोला वापस करो, इसको कहते हैं स्क्रीम करना। वो बहुत गुस्से में बोली कि मेरा झोला वापस दो। इनफैक्ट आई विल एक्कम्पनी यू, तो वो कह उसने सलाह दिया कि एक काम कीजिए, आप वापस जाइए और एक काम कीजिए, आप गांव के मुखिया के पास जाके कंप्लेन कीजिए, जाइए उसके पास जाके ये सारा बात बताइए। अब वो औरत जो है गुस्सा होती है, लेकिन औरत को कहता है काम कीजिए आपके साथ एक्कम्पनी, आई विल एक्कम्पनी यू, मतलब कि एक काम कीजिए आप, यह जो खबर है, यह जो आपकी जो परेशानी है, जा करके मुखिया से शेयर कीजिए, और आप मुखिया से जब शेयर कीजिएगा, अगर आपको लगता है तो चलिए हम भी चलते हैं मुखिया जी के पास, हम दोनों मिल करके इस समस्या को रखेंगे। लेकिन बैग हमने नहीं लिया है। अब मुखिया, गांव के मुखिया के पास वह औरत और यह चेटियर का बेटा जाता है लोग, और जाके कहता है लोग कि मुखिया जी ऐसे ऐसे बात है, इनका बैग जो है वो बच्चा फेंका है, पता नहीं कैसे क्या हो गया। ये बात जैसे मुखिया जी सुने, वो समझ गए कि सारा मैटर क्या है, वो समझ गए कि यह झोला जो है, बैग जो है, वह चेटियर का बेटा ने कहीं पे छुपाया हुआ है। मुखिया जी समझ गए। अब क्या हुआ, जैसे वहाँ लिखा हुआ है कि he understood exactly what the boy had done,
कि वह चेटियर के बेटा एग्जैक्टली किया क्या था, उस बात को हेडमैन ऑफ द विलेज, गांव का मुखिया, समझ गया। आगे इसमें कह रहा है देयर वाज हश इन द विलेज स्क्वायर एज द विलेजेस। हाँ, वहाँ पे वो लिखा हुआ है कि गांव के चौराहे पे, वहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है कि गांव के चौराहे पे पूरे लोग थे और चारों तरफ जो था वो क्या था, सन्नाटा था। चारों तरफ क्या था, सन्नाटा था। अब क्या हुआ कि अब सब लोग ये जानना चाहते थे कि वहाँ पे अब क्या हो गया, मुखिया जी क्या डिसीजन लेंगे, इस तरह से इतना गहना का, इतना आभूषण का जो वो बैग है वो कहाँ चला गया, अब क्या किया जाए, क्या होगा। सारे लोग खामोश थे, सारे लोग जो है वह चुप थे ये गांव के चौराहे पे। इवन द क्रोज स्टॉप्ड देयर काउइंग। क्रोज, यहाँ तक कि जो कौवे आसमान में उड़ रहे थे, जो आसपास में थे, उन लोगों ने भी काँव काँव करना बंद कर दिया, मैंने चारों तरफ खामोशी थी। एंड स्पैरोज देयर चिरपिंग, और जो गौरैया थे वह चिरपिंग, चहचहाहट आप लोग को भेजे हुए हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही मुखिया जी अपना वर्डिक्ट, अपना जजमेंट या कुछ बोलने वाले थे, उनसे पहले वह चेटियर का बेटा बोल उठा। उनसे पहले चेटियर का बेटा, मुखिया जी इससे पहले कि कुछ बोलते, उनके बोलने से पहले चेटियर का बेटा ने कुछ कहा, स्पोक अप, उसने कुछ बोल उठा। क्या कहा कि द हेडमैन इज़ अ वेरी फेयर जज। फेयर का मतलब होता है जो किसी के पक्ष में नहीं हो, वह निष्पक्ष रूप से। मान लीजिए कि आप दो लोग हैं, आपस में झगड़ा किए, हम टीचर हैं, आप लोग आते हैं मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, हम आप दोनों की बातों को ध्यान से सुनेंगे और आप में से किसी को हम फेवर न करके, जो सही होगा उसको सही और जो गलत होगा उसको गलत हम कहेंगे। ये इसी को कहते हैं फेयर जजमेंट, फेयर जजमेंट। तो वो कह रहा है का इससे पहले कि मुखिया जी कुछ बोलते, उससे पहले चेटियर का बेटा बोल उठा और उसने कहा कि मुखिया जी जो है वह बहुत ही निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय सुनाते हैं। ही कैन नॉट गिव अस अ डिफरेंट वर्डिक्ट दिस टाइम। और इस बार वह अलग कोई निर्णय नहीं सुनाएंगे। हमारे पिताजी के केस में जो निर्णय सुनाए थे, जो जजमेंट दिए थे, जो वर्डिक्ट दिए थे, उसी तरह का जजमेंट इस बार भी देंगे। इस बार कोई पक्षपात नहीं करेंगे। वाट द सेड अर्लियर स्टिल होल्ड्स ट्रू। और जो कुछ भी मुखिया जी पहले बोले थे वही सत्य, वही सच्चाई आज भी बोलेंगे। दिस इज द एक्ट ऑफ अ मैड बॉय एंड मस्ट बी इग्नोर्ड एंड द मैड बॉय मस्ट बी फॉरगिवन। और मुखिया जी जब चेटियर के पिताजी आए थे कंप्लेन लेकर के उस मूर्ख बच्चे का, तो मुखिया जी क्या जजमेंट दिए थे, यही जजमेंट दिए थे कि देखो चेटियर, तुम भूल जाओ, बच्चा मूर्ख है, पागल है, उसे तुम माफ़ कर दो। यही बात चेटियर का बेटा दोहरा रहा है, यही बात उसको रिपीट कर रहा है मुखिया जी के सामने। मुखिया जी को याद दिला रहा है कि देखिए मुखिया जी, उस समय तो आपने कहा कि पागल बच्चा, इसे माफ़ कर दो। इस बार भी आपका जजमेंट यही होना चाहिए कि आप ये बोले कि जाने दो, उस मूर्ख बच्चे की माँ से ये आपको बोलना है इस बार मुखिया जी कि जाने दो, तुम्हारा बच्चा पागल है, उसे माफ़ कर दो। फेंक दिया तो फेंक दिया। अब आगे देखिए क्या होता है। अब जो मुखिया जी थे उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं। अब मुखिया जी के पास कोई ऑप्शन था नहीं बट टू अग्री। उनके पास और कोई चारा नहीं था, और कोई रास्ता नहीं था। उनको चेटियर का बेटा ने जो बोला उसको मानने के सिवा, उसे एक्सेप्ट करने के सिवा और कोई इनके पास चारा नहीं था। अब कह रहा है कि द चेटियर्स सन डिड नॉट थ्रो एनी ऑफ द स्टोन्स बैक एट योर सन एंड यू डिड नॉट कंप्लेन अबाउट दैट। हाँ, मुखिया जी ये सुना रहे हैं उस मूर्ख बच्चे की माँ को, कह रहे हैं कि देखिए, उस मूर्ख बच्चे की माँ को कह रहे हैं, ये जो चेटियर का बेटा है इसने वापस पत्थर आप पे नहीं मारा। अगर आपको पत्थर मारा रहता तो शायद आप आगे कंप्लेन करते थे, हम इसको सज़ा या इसको जो करना होता करते। लेकिन इसने आपके ऊपर पत्थर नहीं मारा, बल्कि आपका बेटा जो मूर्ख बेटा है, आपका पागल बेटा है, जिसको आप लोग छोड़ देते थे कि जो करना है करो, वो पत्थर मारता है। और यह चेटियर का बेटा बदले में पत्थर नहीं मारता, उसको उठा कर रख लेता है। तो ऐसा तो कोई मैटर है नहीं। इसीलिए जो है अब
और आप लोग मना नहीं करते थे। किसको मना नहीं करते थे? वो मूर्ख बच्चे के जो माँ बाप थे, वो पत्थर मारता था चेटियर के दुकान पे, तो चेटियर का बेटा उस पर दोबारा वापस हमला नहीं करता था, वो उठा कर रख लेता था। अब ये जैसे ही बोले तो वो मूर्ख बच्चे के जो माँ बाप थे, जो दौड़ के आए थे, जो गुस्सा में चिल्ला रही थी कि मेरा बैग ऑफ वो ज्वेल्स जो है, ज्वेलरी है, और मेरा वापस करो, वो वहाँ पे लिखा हुआ है शेम फेस्ड, बहुत शर्मा गए, बहुत ही लज्जा में थे। लज्जा मतलब कि बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि हाँ हम लोग ऐसा करते थे, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। सो इफ़, अब मुखिया जी क्या कह रहे हैं, मुखिया जी का जजमेंट सुनिए। सो इफ़ योर सन थ्रू अ पैकेट एट द चेटियर सन, देन द पैकेट एंड इट्स contents should be his too, and in future कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना या नियंत्रण करना। तो यू डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू हिज थ्रोइंग स्टोन्स। वो कह रहे हैं कि जब आपका बच्चा पत्थर फेंकता था तो उस समय आपने कंप्लेन नहीं किया, और उसी दौरान जब पत्थर फेंका तो आपको कोई एतराज़ नहीं है, तो झोला भी फेंका तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो झोला फेंका है चेटियर के बेटा के पास, यह झोला भी चेटियर का बेटा का होता है, और उस झोले में जो चीज़ भी है, उस बैग में जो चीज़ भी है, चाहे कितनी भी कीमती चीज़ हो, वह भी चेटियर के बेटा का ही होगा। ये उन्होंने अपना जजमेंट सुनाया, और ये भी कहा मुखिया जी उस मूर्ख बच्चे की माँ को कह रहे हैं कि यू डिडेंट ऑब्जेक्ट टू हिज थ्रोइंग स्टोन्स। जब वो पत्थर फेंकता था तो उस समय आपको कोई परेशानी नहीं थी, कोई एतराज़ नहीं था अपने बेटे पे, और आज हाउ कैन यू ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्शन मतलब किसी में रोकना, एक तरह से हिंड्रेंस पैदा करना, किसी के काम में दखल अंदाजी करना। तो हाउ कैन यू ऑब्जेक्ट टू हिज थ्रोइंग अदर ऑब्जेक्ट्स। जब आपका बेटा पत्थर मार रहा था तो आपको कोई एतराज़ नहीं था, आपको उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करते थे कि नहीं बेटा ऐसा मत करो। और आज आपका बेटा पत्थर के बजाय कुछ और चीज़ फेंक दिया, आपके घर का आभूषण फेंक दिया जो आप कह रहे हैं, तो आज आपको एतराज़ है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वह झोला और उस बैग के अंदर, वह बैग और बैग के अंदर जो आभूषण है, वह सब के सब वह चेटियर के बच्चे को के पास ही रहेगा। अब आफ्टर दैट द चेटियर वॉज नो लॉन्गर बॉदर्ड बाय द फूल। और उसके बाद अब वह जो है चेटियर वॉज नो लॉन्गर बॉदर्ड का मतलब परेशान करना। अब उसके बाद वह मूर्ख बच्चा जो पत्थर मारता था, इस घटना के बाद पत्थर मारना छोड़ दिया, और फिर धीरे धीरे कस्टमर्स वंस मोर फ्लॉक्ड मतलब कि झुंड लगा के जाना, मैंने धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या फिर बढ़ती गई, फिर दुकान पे भीड़ बढ़ती चली गई, फिर उसके ग्राहक वापस लौट आए। दैट इज़ वाई इवन टुडे पीपल से, इसलिए आज भी लोग कहते हैं ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस कैन आउट डू अ चेटियर। आउट डू का मतलब एक तरह से हरा देना। आज भी एक कहावत है कि वह व्यक्ति जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, असाधारण हो, वह व्यक्ति जिसके पास वह व्यक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, वह व्यक्ति जिसके पास असाधारण बुद्धि हो, बहुत बुद्धिमान हो, वहीं चेटियर जैसे चालाक, होशियार, बुद्धि वाले लोगों को मात दे सकता है, हरा सकता है। तो ये रहा आप लोगों का चैप्टर, इसमें क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, इसे आप लोग बना लेंगे। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, पहला हम वीडियो बना रहे हैं। हमने कोशिश किया है आपको जितना सिंपल से सिंपल समझा सके समझाएं। यह वीडियो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश समझाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो इजीली उसे अंडरस्टैंड कर लेते, ग्रैस्प कर लेते। बट व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स विच अंडरस्टैंडिंग पावर, विच कैपेसिटी टू ग्रैस्प द लेक्चर इज़ वेरी पुअर। मतलब वह बच्चे, आप लोगों में से मान लीजिए कि आप लोग 40 बच्चे हैं, तो इस 40 बच्चे में से कम 10 बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पूरा इंग्लिश में अगर हम उनको इस तरह का अगर लेक्चर देते, समझाते, तो वो शायद 10 बच्चे नहीं समझ पाते। और मेरे लिए 40 में 40 बच्चों को समझ में आना चाहिए, इसलिए हम इस वीडियो को
इतना सिंपल से सिंपलेस्ट वे जो हो सकता है, हमने वैसा आप लोगों को विजुअल लेक्चर देने की कोशिश की है। आप बच्चों से हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह लेक्चर पसंद आई होगी, आप लोगों को ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा, सारा चैप्टर जो है आपका समझ में आ गया होगा। मेरा बस मकसद यही है कि आप चैप्टर पे कमांड करें, आप चैप्टर पे पूरा महारत हासिल कर लें। एक बार आप चैप्टर पे महारत हासिल कर लेते हैं, पूरा चैप्टर को अच्छे से एक एक चीज़ को, एक एक शब्द को समझ लेते हैं, तो फिर आपको उस चैप्टर से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आप उसका आंसर कर सकते हैं। इसलिए हमने इस तरह से लेक्चर देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आप लोग घर पे बनाइए। आप लोग को हम पहला चैप्टर का वर्ड मीनिंग जो है इंग्लिश का हिंदी मतलब भी लिखा है, और कुछ इंग्लिश का सिनोनिम भी एक लिखे हैं, यानी कि इंग्लिश वर्ड जो आपका दिया है उसका एक और इंग्लिश मीनिंग लिखे हैं और उसका हिंदी मीनिंग भी लिखे हुए हैं। ऐसे आप लोगों को हम जो है भेज चुके हैं पहला चैप्टर का। तो आई होप कि आप लोग उसे कंप्लीट करेंगे और मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन थैंक यू सो मच। और अगर मेरे से इसमें कोई भूल चूक हो गई हो, बच्चे के जो गार्जियन अगर पेरेंट्स अगर देख रहे हो, अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ कमी है, तो हम कोशिश करेंगे ये करने का, क्योंकि हमारे पास उतना अभी रिसोर्सेस है नहीं, इतने हमारे पास इक्विपमेंट्स या टूल्स नहीं है नहीं, इतना हमारे पास कैपिटल अभी है नहीं। सब लोग कहीं कहीं हैं हाउस अरेस्ट में, तो जितना हो सकता था वो हमने किया है। थैंक यू वेरी मच, बाय।